नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 92 नंबर के संस्कृत प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो यहाँ पर 125 जो क्वेश्चन रहेंगे तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बहुत बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बात जो यहाँ पर जान लीजिएगा, जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर जो 5 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड जो है आ गए हैं। और अगर आपने अपना जो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं देखा है तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, वहाँ पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर जो कुछ इसमें जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम में आपने क्या क्या पहनकर जाना है। तो वहाँ पर जो है जूते जो हैं इसके लिए मना किया गया है कि आपने जो जूते पहनकर नहीं आना है, चप्पल जो आप डाल सकते हैं। और फुल बाजू की जो आपकी कमीज़ नहीं होनी चाहिए, वो भी आप बाजू की होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। और ऐसी कोई सलवार कमीज़ जिस पर जो है बड़े बड़े बटन हों तो उसके लिए भी इस पर मनाही दी गई है। आप जो है जब एडमिट कार्ड देखोगे तो उसे ज़रूर पढ़ लेना, तो ये जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्यों ताकि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आप जब एडमिट कार्ड निकालोगे तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है। तो ध्वनि सिद्धांत का जो मूल आधार है ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर स्फोटवाद को। नेक्स्ट है वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी। ये वेत्रवती नदी जो है इसका वर्णन का या इस प्रकार भी आ सकता है कि कहाँ पर हुआ है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर विदिशा नगरी से। और जो मेघदूत जो है वहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में। मंदाक्रांता इसमें छंद है। 125 क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काव्य प्रकाश में उल्लिखित अनलंकृति का विशेषण, तो ये इनमें से किन का विशेषण है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी शब्दार्थ का। काव्य प्रकाश जो है ये इसमें अलंकृति शब्द का विशेषण का प्रयोग हुआ है। काव्य प्रकाश जो है में से जो मम्मट जो आचार्य मम्मट उनके द्वारा रचित है, उल्लास में रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो मम्मट है उनके अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है। तो काव्य जो है उन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार का माना है, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। उत्तम, मध्यम और अधम, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है। कालिदास के द्वारा रचित है। कहीं कहीं पर जो है इसमें 29 राजाओं का वर्णन के बारे में बताया गया है और कहीं कहीं पर 31 राजाओं के बारे में बताया गया है। तो एग्ज़ाम में या तो 29 दिया होगा या फिर 31 दिया होगा, तो इन दोनों में से एक जा होगा। तो और इसकी यहाँ जो स्तुति पूछी गई है का किससे प्रारंभ होती है, तो ये जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा शिव पार्वती की। आपने एक जहाँ श्लोक सुना होगा, जगता पितरो वंदे जग पार्वती परमेश्वरो, तो यह जो है इसी के वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन है भास के द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या। जो भास जो है इनके द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं, तो इनकी जो संख्या है ये मानी गई है ऑप्शन ए यहाँ पर 13। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा इनमें से किस प्रकार की एक भाषा है, तो ये मानी गई है ऑप्शन बी श्लिष्ट योगात्मक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपभ्रंश का। तो यहाँ पर ये अपभ्रंश जो है ये किस प्रकार की भाषा है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय भाषा। और इसके जो भेद जो माने गए जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश,
तो आर्य भाषा के ही जाए यहाँ पर बताए गए हैं। ये जो अपभ्रंश जो है इसके अंतर्गत ये माने गए हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाली में संस्कृत की वह ध्वनि नहीं मिलती। तो पाली जो भाषा है इसमें संस्कृत की एक ध्वनि नहीं है, तो ये मानी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर। दीर्घ ए जो है ये यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ संकोच का उदाहरण। तो यहाँ पर जो अर्थ संकोच है इसका उदाहरण कौन सा है? तो ये माना गया है ऑप्शन डी, सरसिज, अर्थात जो सरोवर से उत्पन्न होने वाला। और सरोवर से बहुत से तत्व भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन अर्थ संकोच के कारण यहाँ पर जो सरसिज जो है कमल का ही बोधक है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये अर्थ संकोच का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है धर्म का धम्म होना, ये इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, समीकरण का। नेक्स्ट है किस नियम से जो ग द ब को क त प हो जाता है? तो ये इनमें से किन महर्षि का किन विद्वान का ये नियम है? तो ये जो ग्रीम नियम जो है इनके अनुसार ये यहाँ पर माना गया है। इसमें जाए जैसे ग द ब जो दिया गया इसका पहला वर्ण हो जाता है क त प। नेक्स्ट है व्यंग्य प्रयोग इनमें से किसका कारण है? तो ये माना गया है ऑप्शन सी, अर्थ परिवर्तन का। नेक्स्ट है प्रयत्न लाघव कारण है। तो ये इनमें से किन का कारण है? प्रयत्न लाघव जो है ये माना गया ऑप्शन डी यहाँ पर, ध्वनि परिवर्तन का। जैसे मानसरोवर के स्थान पर मानसरोवर के स्थान पर मानसरोवर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तुम अर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होते हैं। तो ये किस में प्राप्त होते हैं? यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, जो लौकिक जो संस्कृत है इसमें तुम जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धातु है तुमन प्रत्यय, पठी तुम। नेक्स्ट है लेट लकार। तो ये जो है यहाँ पर प्रयुक्त होता है। लेट लकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? तो ये जो वैदिक जो संस्कृत थी इसमें जो है यहाँ पर लेट लकार का पहले प्रयोग किया जाता था। अब जो है लेट लकार जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश में तात्पर्य अर्थोपी के सूचित में इनके मत का संकेत है। तो यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, मीमांसकों की ओर। और जो काव्य प्रकाश के जो आचार्य हैं इसमें आचार्य मम्मट ने मीमांसकों की तात्पर्य वृत्ति की ओर संकेत किया है, तात्पर्य अर्थोपी के सूचित। नेक्स्ट है मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य होता है। तो 3 प्रकार के जो काव्य माने गए हैं, उत्तम, अधम, मध्यम। तो यहाँ पर उत्तम काव्य कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, ध्वनि काव्य। इदम उत्तम अतिशयनी ध्वनि बुद्धि कथित है। तो इस प्रकार का एक जो इसमें लक्षण है ये, तो इसमें ध्वनि के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है ग्रामम तरुणम तरुणया, यह यहाँ पर उदाहरण है। तो ये उदाहरण माना गया है ऑप्शन बी, मध्यम काव्य का। ग्राम तरुणम तरुणया नव मंजूल मंजरी सनातकरम। तो मध्यम काव्य और गुणभूत व्यंग्य काव्य जो जिसे कहा जाता है, तो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कांता समति उपदेश जी। मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन जब बताए गए हैं, तो उनमें से कांता समति उपदेश जो है ये प्रधान बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रास का एक भेद नहीं है? तो ये जो अनुप्रास अलंकार है इसका एक भेद यहाँ पर नहीं है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मध्य अनुप्रास। और ये जो अनुप्रास और छंद जो है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है और उसमें जाए इनके उदाहरण महत्वपूर्ण जाए क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जाए उन वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है किस अलंकार में उपमान पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर लेता है? ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति जहाँ पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है भेदे सति साधर्म्यम। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? यह रहेगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार के, साधर्म्य उपमा भेदे।
तो यहाँ जो उपमा जो अलंकार है इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, तो ये किस में है? ये रहेगा ऑप्शन ए, कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है, तो ये रहेगा विशेष उक्ति अलंकार। नेक्स्ट है, भूत और भावी घटनाओं की सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग, जहाँ पर जो घटनाएं हो चुकी है या होने वाली है जो, या वर्तमान की जो है, उनके बारे में सूचनाएं देने वाला नाट्य प्रयोग कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, विस्कंभक जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? श्रृंगार दो जो रस माने गए हैं, श्रृंगार रस है करुण द्रवीण भयानक बेबस अद्भुत शांत, तो इनमें जो श्रृंगार रस है इसमें कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, कैसिकी वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्वन्यालोक में कवश्य आत्मा एवं अर्थ है से अभिप्राय क्या है? कवश्य आत्मा ध्वनि इस प्रकार का जो एक लक्षण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आचार्य का है। तो आनंदवर्धन जो है आचार्य कवश्य आत्मा ध्वनि, अर्थात ध्वनि जो है यहाँ पर काव्य की आत्मा मानते हैं, यह आत्मा काव्य की ध्वनि। तो यहाँ पर जब पूछा गया कि ध्वन्यालोक में कवश्य आत्मा से एवं अर्थ से अभिप्राय क्या लिया गया है, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, प्रतिमान अर्थ से। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म है जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है? तो ये अलंकार इनमें से कौन सा है या जो लक्षण है, ये माने गए हैं ऑप्शन डी, विभावना और विशेष उक्ति, जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है। नेक्स्ट रहेगा, रस निष्पत्ति के प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य इनमें से कौन है? तो ये माने गए हैं ऑप्शन ए, भट्ट नायक। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट हैं, तो कौन सी किस प्रकार के आचार्य इनको माना गया है? आंसर है ऑप्शन डी, तो यहाँ पर जो समन्वयवादी जो आचार्य है इनको माना गया है। और दोस्तों ये जो आचार्य जो हुए हैं जैसे मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, इनके काव्य लक्षण एग्जाम में आ जाते हैं, तो एक बार जब इनके काव्य लक्षण जरूर देख ले क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो काव्य से आत्मध्वनि ये लक्षण है आनंदवर्धन का। शब्दार्थों सहित तो काव्य भामा का है, रीतिरात्मक काव्य वामन का है, रमणीयार्थ प्रातिपद का शब्द काव्यम जगन्नाथ का है। और जो मम्मट है इनका अतद अधोषव शब्दार्थों सगुणों अलंकृति पुनः कवपी। दंडी है इनका रहेगा शरीर तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। विश्वनाथ का जो लक्षण है ये रहेगा काव्यम रसात्मकम वाक्यम। शीर्ष दौधनी अलंकार शेखर इनका काव्य है और इनका लक्षण है काव्यम रसम इदम का वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। रुद्रठ ननु शब्दार्थो काव्यम। विद्याधर शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। धर्मसूरी सगुणाव अलंकृति काव्यम पदार्थो दोष वर्जितो। हेमचंद्र अदोषो सगुणों स आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषो सगुणों प्रायः स आत्मकारो च काव्यम। विद्यानाथ गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो। जो चंडीदास हैं इनकी काव्य प्रकाश दीपिका है। लक्षण है ऐस्वाद जीवतु पद संदर्भ हैं काव्यम। तो ये जो यहाँ पर इनके ये जो आचार्य हुए हैं इनके कुछ काव्य लक्षण थे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधोलिखित में किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, और जो दिया गया है इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। नेक्स्ट है किसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होती है? प्लुत प्रक्रिया चिन्हित में एक सूत्र है, ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। तो यहाँ पर एक की प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती है, ये माना गया है ऑप्शन ए ओकार। इदु द्वै द्विवचन प्रक्रिया, इस सूत्र के अनुसार ओकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा यहाँ पर संभव नहीं है। नेक्स्ट है संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर
वाक्य में। नेक्स्ट है मनोर्थ है, इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है। नेक्स्ट है शिवेही, यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा? शिवेही, शिव आ इही, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विद्वान लिखती, विद्वान लिखती जो है इसका अगर हम संधि करें तो कौन सा रूप इसका बनेगा? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, विद्वान लिखती। नेक्स्ट है सम प्लस कर्ता द्वारा कौन सा संधि रूप यहाँ पर बनेगा? यह रहेगा ऑप्शन ए, संस्कर्ता, विकल्प में जाय बनता है। नेक्स्ट है कौन सा समास नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, द्विगु जो समास है संख्यावाची जिसका पहला पद होता है और इसे जो है नपुंसकलिंग एक वचन में माना गया है। नेक्स्ट है समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम, तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कर्मधारय समास, ये जो तत्पुरुष का ही एक भेद है। नेक्स्ट है कुपुरुषा में समास कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, प्रादि तत्पुरुष समास। को गति प्रादि एक सूत्र है उसके अनुसार जाए यहाँ पर ये गति तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। उदाहरण है कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान है? तो जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें ना तो पहला ना ही उत्तर बल्कि जो अन्य पद है ये प्रधान होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निष्कौशाम्बी में समास कौन सा है? सी आंसर है ऑप्शन ए, निष्क्रांत है। तो यहाँ पर जो ये जो दिया गया है निष्कौशाम्बी, यहाँ पर गति तत्पुरुष समास इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है संस्कृत कारकों की संख्या। संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं, जो संबंध कारक है ये कारकों की श्रेणी में नहीं माना गया है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, हेतु अर्थ में, लिंग वचन मात्रे प्रथमा। तो इन सभी में प्रातिपदिक अर्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा एक सूत्र है, तो वहाँ पर ये सभी लगते हैं प्रातिपदिक लिंग परिमाण, लेकिन हेतु इनमें नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? तो सही वाक्य आपने इसमें बताना है। सी आंसर जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन इसमें डी, रजगस्य वस्त्रम ददाति। और जो ये जो देने अर्थ में जो धातु है ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पर कुछ समय के लिए जा कार्य किया जाता है, जैसे धोबी जा उसको कुछ समय के लिए कपड़े देकर उसे दोबारा वापस लेने होते हैं, तो वहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति ना होकर वहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर रजगस्य वस्त्रम ददाति दिया गया है। नेक्स्ट है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है किस विभक्ति का विधायक है? ये सूत्र है रुचि अर्थान प्रियमाण है, तो इसे कौन सी विभक्ति का प्रयोग में किया जाता है, किस विभक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा जो ऑप्शन सी यहाँ पर, चतुर्थी विभक्ति, हरिय रोचते विभक्ति। नेक्स्ट है यथ से निर्धारण किन विभक्तियों का विधायक है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, षष्ठी और सप्तमी में। तो यथ से निर्धारण जो है ये षष्ठी और सप्तमी में प्रयोग किया जाता है। निरिणाम निरिशुआ ब्रह्मण श्रेष्ठ है। नेक्स्ट आएगा कौन सा रूप सत्रीय प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ये माना गया ऑप्शन सी यहाँ पर, कुर्वंती, जी प्रत्यय में लगा है जो सत्री में नहीं लगता है, तिप्तस जी। नेक्स्ट है कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, कत्व तो जो है यहाँ पर ये कर्म और भाव में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है तदिया में प्रत्यय, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, छह जो है इसको या जा हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्स कह में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, अणुबोल प्रत्यय। ये जितने भी जो प्रत्यय हैं सभी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में प्रत्यय जरूर आते हैं, और इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है जिसमें जो है सभी
प्रत्यय के उदाहरण कराए गए हैं, तो आप जाओ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट रहेगा यशस्कर में प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ट प्रत्यय जो यहाँ पर लगा है, क्रिया हेतु एक सूत्र है, उसके द्वारा ट जो प्रत्यय होकर ये यशस्कर जो पद बनता है। नेक्स्ट रागा में है प्रत्यय कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो घ प्रत्यय है, रंज धातु है इसमें, घ प्रत्यय, तो रागा जो इसको हो जाता है। सभी जाए यहाँ पर पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। गंग है में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। अण प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, एक सूत्र है शिवादिभ्यो अण, तो यहाँ पर इसके सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय इसमें होता है। नेक्स्ट है मासिकम, मास शब्द है इसमें, और जो ठै जो प्रत्यय इसका प्रयोग इसमें हुआ है। काला ठै एक सूत्र है, इसके द्वारा ठै प्रत्यय इसमें होता है। नेक्स्ट है द्विकर्मक धु याच पच, जो 16 धातुएं जाए रहेंगी, 16 धातुएं हैं, एकतम जो सूत्र है। इसका कर्मवाच्य बनाने में उनका गुण कर्म किस विभक्ति में नहीं आता है? तो ये कौन सी है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। तो ये उनका कर्म किस विभक्ति में आता है? तो ये एकतम सूत्र है जिसमें 16 धातु आती हैं, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्ठा संज्ञा कितने प्रत्यय की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग जो 70-80% जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये जो कत्वतु निष्ठा एक सूत्र है, इसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है? तो कृत प्रत्यय में से एक नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, कैच प्रत्यय। अगला क्वेश्चन रहेगा संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप यहाँ पर शुद्ध है? तो ये है ऑप्शन ए, पुनरारंभते। नेक्स्ट है श्री मद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, सांख्य योग है। नेक्स्ट रहेगा गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए, तो कैसा कर्म करना चाहिए? ये माना गया ऑप्शन सी यहाँ पर, लोक संग्रह के लिए। नेक्स्ट रहेगा नीलो घटह में गुण गुणी का कौन सा संबंध है? तो नील जो यहाँ पर इसमें गुण माना गया है, जो घट जो द्रव्य है इसमें समवाय संबंध से रहता है, तो यहाँ पर जो समवाय संबंध इसमें माना गया है, तो सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या मानी गई है, तो न्याय जो शास्त्र है इसमें प्रमेयों की संख्या कितनी है? इसमें रहेगी ऑप्शन बी, 12। कौन कौन से हैं? कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख और अपवर्ग, तो ये 12 माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा संख्या दर्शन का मूल सिद्धांत इनमें से क्या है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, प्रकृति, पुरुष, विवेक। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, तो ये मानी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर, अहंकार से। अहंकार जो तत्व है इससे यहाँ पर इंद्रिय की तत्व मानी गई है। नेक्स्ट है विधान सार में निर्विकल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं, तो ये कितने हैं? ये माने गए हैं ऑप्शन ए, 8। कौन कौन से? जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो इस तरह से ये 8 हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूक्ष्म शरीर का, ये जो है यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। सूक्ष्म शरीर के अवयव, जो सूक्ष्म शरीर है ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? एग्जाम में जो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर है ये माना गया है ऑप्शन बी, 17 तत्वों से। अब जो ये 17 तत्व है ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ये जो 17 तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें 11 इंद्रियां, 5 वायु, 1 बुद्धि, 17 तत्व ये माने गए हैं।
जैसे अगर हम देखें 5 ज्ञान इंद्रियाँ, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, 5 ही कर्म इंद्रिय हैं, वाक पाणिपाद पायु उपस्थ, 5 ही वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मन। तो इस तरह से 17 जो माने गए हैं। नेक्स्ट है कुमारिल भट्ट इनमें से क्या थे? तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर एक मीमांसक। नेक्स्ट है राम की जो कथा है इसमें जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? तो ये मानी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति जिसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर विनिर्गतम मानदम आत्म मंदिरात, ये जायज दी गई है सुक्ति यहाँ पर। तो ये उदाहरण है, तो ये इनमें से किन का उदाहरण है? ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर शब्द चित्र का। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने शब्द चित्र अथवा चित्र काव्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है केवल जाति में शब्द संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर मीमांसक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपोह को शब्दार्थ मानने वाले जो मतवादी है ये इनमें से कौन है? तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन बी हमारा रहेगा बौद्ध। नेक्स्ट है मम्मट के द्वारा उपादान लक्षण के उदाहरण गौ अनुबंध में किस आचार्य के मत का खंडन किया है? तो ये आचार्य हैं यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें मुकुल भट्ट के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उपकृतम बहुतत्तर की मोचते आदि उदाहरण किससे संबंधित है? तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का। नेक्स्ट है मम्मट के अनुसार व्यंग्य रूप प्रयोजन में अपरिहार्य कौन सा है? यह है ऑप्शन ए व्यंजना। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर भट्टनायक के द्वारा। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त के मत अनुसार रस प्रतीति है। तो ये है ऑप्शन सी उभय स्वरूप। नेक्स्ट है मम्मट की सम्मति में गुण है। तो गुण कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन ए रस के उत्कर्षदायक तत्व। उत्कर्ष हेतु तो स्यु अचल स्थित्य गुण। तो इस उत्तर के अनुसार आचार्य मम्मट के मत में गुण रस के उत्कर्षदायक तत्व हैं। नेक्स्ट है शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य। तो इनके आचार्य इनमें से कौन है? ये माने गए हैं ऑप्शन डी वामन आचार्य। नेक्स्ट है अभंग श्लेष को अर्थ अलंकारों में परिगणित करने वाले आचार्य, गिनने वाले आचार्य इनमें से कौन है? ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर रुय्यक को। नेक्स्ट है सकल कलम पूर्वमेत एतज्जातम संप्रीतम शुद्धांशु बिंबम इमेश मम्मट के अनुसार प्रधान अलंकार इनमें से कौन सा है? तो ये दिया गया इसमें जो मम्मट के अनुसार अलंकार पूछा गया है। तो इनके अनुसार ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा श्लेष जो अलंकार है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है उत्कट कोटिक संदेह की स्थिति में अलंकार। यह रहेगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। एग्जाम में जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका लक्षण कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार का? तो संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत। तो ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने में अलंकार होता है। यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अपहनुति अलंकार। प्रकृतम यत् निषिद्धात् साध्यते सतो अपनुति
अर्थात जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की सिद्धि की जाती है वहाँ पर अपनोति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पर अलंकार। तो यहाँ क्वेश्चन है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अध्यवसायिक सिद्ध होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर, उपमान के द्वारा उपमेय के निगण पूर्वक अध्यवसायिक सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्ध तभी अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निकलती। नेक्स्ट है, बाणभट्ट कृत हर्षचरित है, तो ये किस प्रकार का यहाँ पर इनमें से काव्य रहेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, आख्यायिका। राजा जो हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि थे, तो इनके चरित्र के ऊपर जान के लिखा गया था हर्षचरित। नेक्स्ट है, किस प्रकार के काव्य को एक देश अनुकारी कहा गया है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, खंड काव्य को। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, मृच्छूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम, तो ये प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधोलिखित में कौन सा काव्य अर्वाचीन है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, सीताचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, बुद्ध चरितम। और एग्जाम में ये भी आ जाता है, जैसे बुद्धचरित दिया गया है, तो किन की कृति है? अशोक घोष जो है उनकी कृति है, सुंदरानंद बुद्धचरित सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट है, भट्ट नारायण की रचना। तो इनकी रचना है ऑप्शन डी यहाँ पर, वेणी संहार, महाभारत से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्ति में सूचना दी जाती है तो वह होता है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, पताका स्थानक। नेक्स्ट है, रूपक में भूत और भावी घटनाओं की सूचना जिस पत्र के द्वारा दी जाती है वह उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पर बी, विस्कंबक। नेक्स्ट है, फल आगम की परिगणना होती है? यह है ऑप्शन बी, कार्य अवस्थाएं। कार्य जो अवस्थाएं हैं इसकी 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, एग्जाम में अवस्थाएं भी आ जाती हैं तो 5 अवस्थाएं इसकी रहेंगी, आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। नेक्स्ट है, रूपक वेदों में एकल अभिनय होता है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, भाण में। रूपक जो है इसके 10 वेद माने गए हैं। नेक्स्ट है, आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जिमूतवाहन को किस प्रकार का नायक माना है? यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, धीरोदात। 4 प्रकार के नायक माने गए हैं, तो इसमें जिमूतवाहन जो है धीरोदात प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 20 सर्गों में बंधा हुआ है? 20 सर्गों वाला जो है पूछा गया है, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शिशुपालवधम माघ के द्वारा रचित है। और आकाश से उतरते हुए नारद जी का इसमें जो है वर्णन से इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, कालिदास के द्वारा जो रघुवंश महाकाव्य लिखा गया है। नेक्स्ट आएगा, प्रसन्न राघव। ये जो प्रसन्न राघव जो आया है इस नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो जयदेव जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोक नियमित इव आत्मदशांतरेषु पद्यांश में अलंकार है। अभिज्ञान शकुंतलम जो यहाँ पर नाटक है कालिदास के द्वारा रचित है, और इसका जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें 4 श्लोक जो है उसको महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई है। तो इसमें जो है यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, तो इसमें से आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। ये अगर आपके पास अलंकार नहीं आते हैं तो आप जो उसमें कुछ चिन्हों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ईव दिखाया गया है, तो ईव जो है यहाँ पर उत्प्रेक्ष जो अलंकार है उसमें आता है। तो ये जो है एक छोटा सा तुक्का है, अगर कुछ नहीं आता है तो इसका प्रयोग आप
करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है। मेघ आया है तो मेघदूत से इसका संबंध है, कालिदास के द्वारा रचित है। तो किस नगरी में जाने के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ये रहेगा ऑप्शन बी उज्जैनी में, कि तुम्हारा जो मार्ग टेढ़े मेढ़े होंगे लेकिन फिर भी तुमने वहाँ पर जरूर जाना है। नेक्स्ट है पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है। तो यह है ऑप्शन ए रेवा। रेवाम द्रक्षसी उपल विस्मे विंध्यापादे विशीर्णाम। तो मेघदूत से इसका संबंध है। नेक्स्ट रहेगा सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, ये उक्ति इनमें से किन आचार्य की है। यह है ऑप्शन बी महर्षि भर्तृहरि की। शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि 3 शतक इन्होंने लिखे हैं, नीति श्रृंगार और वाक्य नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम प्रकरण के प्रथम अंक का नाम शूद्रक द्वारा जो रचित है, पहले अंक का नाम क्या है। तो इसके जो पहला अंक है इसका जो नाम है रहेगा ऑप्शन बी अलंकार न्यास। नेक्स्ट है शरीरे अरि प्रहर्ति हृदय सजन तथा सुक्ति का स्रोत क्या है, ये कहाँ से ली गई है। तो इसका संबंध ऑप्शन ए रहेगा प्रतिमा नाटक से, बास के जो 13 नाटक है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट रहेगा शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ किससे होता है। पंडित जो अंबिका दत्त व्यास है उनके द्वारा रचित है। 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं। तो इसमें जरूर पूछा जाता है इनके बारे में। और एक क्वेश्चन ये है कि इसका आरंभ किससे होता है, तो सूर्योदय, या अगर सूर्योदय ना दिया गया हो तो वहाँ पर प्रातःकाल दिया गया हुआ, तो इनमें से एक जा दिया गया होगा, तो इससे इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट है भारवी कवि के वचन को कहा गया है, तो किस प्रकार का वचन इनको कहा गया है, ये रहेगा ऑप्शन सी नारिकेल फल पाक दे रखा, नारियल फल है, नारियल के फल के समान। नेक्स्ट है भामिनी विलास काव्य के रचयिता इनमें से कौन है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट है किरातर्जनियम शब्द निष्पन्न होता है। एक तो जो है किरातर्जनियम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। किरात जो है शब्द जो आया है यहाँ पर शिव के लिए आया, भगवान शिव के लिए। अर्जुन यहाँ पर इसमें नायक है और द्रौपदी नायिका है। तो यहाँ पर ये किससे बना है, ये रहेगा ऑप्शन ए छह जो प्रत्यय इससे बना है। नेक्स्ट रहेगा किरातर्जन्य महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो इसमें जो छंद है ये रहेगा ऑप्शन सी वसंत जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। जय तो वसंतम उदरितम जरो, 12 वर्ण इसमें रहेंगे। और जो इंद्रवज्र है स्यादि इंद्रवज्र है यदि तव जगह हुआ है, 11 इसमें वर्ण हैं। और जो दूरत विलंबित दिया गया है दूरत विलंबितम आहा नभ भरो, 12 इसमें वर्ण हैं। तो ये जो है आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट आएगा भास्कृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है, अर्थात रामायण से किसका संबंध है। तो ये जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी बालचरित जो दिया गया है व्यास के द्वारा जो रचित है, इसका संबंध यहाँ पर रामायण से है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवक का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो यह है ऑप्शन ए 10 कुमार चरित में दंडी के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रृंगार अमृत शीतांशु विशेषण किस काव्य के लिए आया है, यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर अमृत शतक के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर मत विलास जो है गीति काव्य नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था, विष्णु शर्मा जो उनके द्वारा रचित था पंचतंत्र। तो ये विदेशी विद्वान पूछा गया कि कौन थे, तो इनका नाम था हर्टेल। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षेमेंद्र रचित काव्यों में एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है इनके द्वारा रचा हुआ, ये रहेगा ऑप्शन सी कर्पूर मंजरी। और तो ये जो यहाँ पर क्षेमेंद्र की रचना नहीं है, बल्कि ये जो किनकी है ये राजशेखर की है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार इनमें से किन्हें माना गया है,
तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, दामोदर कवि को। अगला क्वेश्चन है बृहत्तरी के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, रघुवंश, जहाँ पर बृहत्तरी में नहीं गिना जाता है, इसे लघुत्रयी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है हितो मनोहारी दुर्लभम वचन है। हितकारी और मनोहर जो वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। तो किस काव्य की जो उत्सुक्ति है ये? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, किरातोर्जुन से। नेक्स्ट है कंठ और तालव्य वाणी इनमें से कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन ए। यह जो उच्चारण स्थान जो है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाए गए हैं जिसमें इन सभी को कराया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में जरूर आते हैं, तो आप जो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट आएगा इकार। इकार का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, इच्युसनम तालु, अकुह विसर्जनम कंठ, इच्युसनम तालु, ऋतुसनम मूर्धा, लिरितुलसनम दंता। तो इस तरह से आते हैं। अब यम गणनाम जो दिया गया है इसका उच्चारण स्थान यम गणना नाम नासिका, 5 वर्ण इसमें आते हैं। नेक्स्ट है लिरिकार से उच्चारण स्थानम। लिरिकार का उच्चारण स्थान क्या है? लिरितुलसनम दंता। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिकार, ऋतुसनम मूर्धा। तो ये रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।